हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 8 जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक के अंदर जल एक संसाधन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा भी है। बच्चों, जल संसाधन के अंदर हमने महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे नदी घाटी परियोजना, कौन सी? नदी घाटी परियोजना, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। नदी घाटी परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें बच्चों नदियों के अंदर बहते हुए जो व्यर्थ जल है उसको बांधों के द्वारा रोककर उस जल का विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाने लगा। उस परियोजना को क्या कहा गया बच्चों? नदी घाटी परियोजना, जिसमें हमने भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में पढ़ा। भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में पढ़ा जो पंजाब के अंदर स्थित है। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा हमने हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में पढ़ा। हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, उसके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा जो दामोदर नदी घाटी परियोजना हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर है। फिर हमने चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ा क्या पढ़ा? चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना के ऊपर हमने 4 बांधों के बारे में अध्ययन किया। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध और तीसरा चौथा बैरेज पढ़ा था कोटा बैरेज। इसके बारे में हमने विस्तार के साथ क्या किया था? नदी घाटी जो चंबल परियोजना उसके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने माही बजाज सागर परियोजना पढ़ा। माही नदी के ऊपर है जिसमें हमने माही नदी के कडाना बांध और कागज पिकअप इन सब बांधों के बारे में माही नदी के ऊपर स्थित है, उसके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया। फिर हमने एक नहर के बारे में पढ़ा जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। राजस्थान के अंदर यह नहर है गंगनहर जो 1927 के अंदर बनकर तैयार हुई थी, राजा गंगा सिंह ने बनाई थी। उसी की प्रेरणा से यह नहर बनाई गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहरों में से एक है। एशिया की तो सबसे बड़ी कृत्रिम नहरों में से एक है। इनके बारे में हमने विस्तार के साथ पढ़ा। फिर हमने राजस्थान के कुछ छोटे बांधों का भी अध्ययन किया और उनका भी हमने विस्तार के साथ उसके अध्ययन को पढ़ा समझा। जैसे अपने पांचना बांध जैसे बांधों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने राजस्थान के जो परंपरागत रूप से जल संरक्षण के तरीके थे उनके बारे में पढ़ा। जैसे तालाब हैं, झीलें हैं, जोड़ हैं, बेरी हैं और खडीन है। इन सब के बारे में हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया। आज हम बच्चों जो हमारा टॉपिक है जल स्वावलंबन, मतलब जल के अंदर आत्मनिर्भर होना। जल के अंदर क्या होना? आत्मनिर्भर होना। तो हम कैसे हो सकते हैं जल के अंदर आत्मनिर्भर? इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जल स्वावलंबन का पहला बिंदु, वर्तमान में भूमिगत जल स्तर तथा मानवीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों के दुर्दशा तथा बांधों में बढ़ती हुई मिट्टी के गाद तथा वर्षा
की कमी के कारण जल संकट विकट परिस्थितियों में उत्पन्न होने लगी। देखो वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हो गई जिसके कारण जल स्तर में बहुत ही बड़ी हमें समस्या उत्पन्न होने लगी और जल की बहुत ज्यादा क्या होने लग गई, कमी होने लगी। जैसे भूमिगत गिरते जल स्तर, पहला कारण क्या है, भूमिगत गिरते जल स्तर। आज हम देख रहे हैं वर्षा की मात्रा कम और जनसंख्या की मात्रा अधिक हो रही है। इस कारण और उसके साथ ही सूर्य के उच्च तापमान के कारण दिन प्रतिदिन राजस्थान तथा भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र उनके अंदर जल स्तर धीरे धीरे क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। जल स्तर की कमी के कारण जो कुएं हैं, बावड़ी है, नलकूप हैं, वो क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। स्थान स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा, जैसे गांवों के अंदर जो पहले बावड़ियां होती थी, तालाब होते थे, जोहड़ होते थे, आज उनको देखा जाए तो वो बहुत ही जर्जर स्थिति में, या फिर उनके अंदर बहुत सारा कचरा डालकर उसको भर दिया गया, या फिर उनकी दीवारों को तोड़ दिया गया, या उनको नुकसान पहुंचा देंगे, जिसके कारण उन क्षेत्रों के अंदर पानी का जो स्टॉक होना चाहिए था वह जल स्टॉक नहीं हो पा रहा है। बांधों की बढ़ती मिट्टी गाद, और आजकल जो बांध है उनके अंदर नदियों के द्वारा लाए गए जो गाद है या अवसाद है उनकी मात्रा अधिक हो गई है, जिसके कारण उनकी गहराई कम हो रही है, जल स्तर की कमी आ रही है। और यदि अपन इस तरह चलता रहा और इन बांधों की सफाई नहीं करवाई तो पानी का जो भराव क्षमता है वो धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन सभी कारणों के कारण ये जल की समस्या आज उत्पन्न हो रही है। तो कौन कौन से कारण, भूमिगत गिरते जल स्तर, दूसरा स्थानीय जल स्तरों की दुर्दशा, तीसरा बांधों की बढ़ती मिट्टी की गाद, और चौथा वर्षा की कमी। ये चार ऐसे कारण है जिसके कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है। आज अपन देखते हैं पहले की तुलना में वर्षा की मात्रा अब क्या है, बहुत ही कम होती है, और बहुत ही जो क्षेत्र विभिन्नता है वो भी देखने को मिलती है। अगला बिंदु, बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर होता गया है। देखो आज क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ जल की मांग में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और जल के मांग में वृद्धि होने से जल के अंदर जो समस्या है वो और ही ज्यादा क्या हो रही है, गंभीर हो रही है। क्या हो रही है, गंभीर हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताई है कि जनसंख्या बढ़ने पर जल की मांग बढ़ेगी और मांग के अनुसार जल स्रोतों की वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए ये समस्या और आगे जाकर विकट हो जाएगी। एक शब्द जनसंख्या शब्द आया है कि जनसंख्या क्या है, तो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों, जनसंख्या कहा जाता है। और आज यह जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा विकट समस्या जल स्रोतों में उत्पन्न कर रही है। इस कारण भारत सरकार ने जल क्रांति, भारत सरकार ने कौन से जल स्वावलंबन के लिए कौन सी स्तुति की थी, जल क्रांति अभियान, तथा राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किया। और भारत के अंदर कौन सी जल क्रांति अभियान शुरू किया गया, और राजस्थान सरकार ने कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई, जिससे आज जो जल स्तर की गिरावट आ रही है या जल की कमी आ रही है इसको कैसे दूर किया जा सके। तो याद रखना, भारत सरकार द्वारा जल स्वावलंबन के लिए कौन सी अभियान शुरू किया था, जल क्रांति अभियान, और राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम। याद रखना बच्चों। तो बढ़ती जनसंख्या को जल की मांग को पूर्ति करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार की परियोजना शुरू की। अगला बिंदु, इस कार्यक्रम को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंधन करना था। और देखो, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि स्थानीय स्तर पर जो भी क्षेत्र है, चाहे तालाब हो, चाहे जोहड़ हो, चाहे बावड़ी हो, कुछ भी हो,
उन सब का उचित प्रबंधन करके उसके अंदर जहाँ क्षेत्र में जल की कमी आ रही है उसका प्रबंधन करना है। सीधी बात में बताया जाए तो जहाँ जहाँ जिन गांवों के अंदर जो तालाब हैं, बावड़ी है, उनकी सफाई करवाई गई, उनकी गहराई करवाई गई, जिससे उन क्षेत्रों के अंदर पानी का भराव हो, जिससे जल स्तर में वृद्धि हो, और जो तालाब हो या नाडी के अंदर जो पानी भरा हुआ उसका भी हम पीने और पशुपालन के कर सकते हैं, और साथ में भूमिगत जल स्तर में भी क्या हो सके, वृद्धि हो सके। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। जल प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी गांव और कस्बे में नाली, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहर, बेली आदि विभिन्न रूपों में अपनाए गए, और जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए बहुत सारे जो परंपरागत जो स्रोत है उनको अपनाया गया। अब जल प्रबंधन क्या है? जल प्रबंधन, देखो जल प्रबंधन का मतलब होता है जल का विवेक पूर्ण उपयोग करके उनको बचाए रखना तथा बचाए रखना क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके उनको बचाए रखना ही क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। तो याद रखना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके उसको बचाए रखना क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। और जल प्रबंधन के लिए जो परंपरागत जो तरीके हैं, जैसे गांवों के अंदर जो तालाब है, नाडी है, उनको खुदाई की जाए, उनकी गहराई बढ़ाई जाए, उनकी घास की समस्या है उनको साफ करवाया जाए। जैसे तालाबों के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा और उदयपुर में। तालाबों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भीलवाड़ा और उदयपुर में। बावड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर सबसे ज्यादा बावड़ियां देखने को मिलती हैं। जोहर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में, सीकर, झुंझुनू, चूरू में। इसके अलावा हरियाणा के अंदर भी इस प्रकार के जोहर की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला बिंदु, जल प्रबंधन की परंपरागत और सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था। देखो पहले परंपरागत जो जल स्रोतों के साधन थे, जैसे हमारे पास नाडी, तालाब, कुएं, बावड़े थे, अच्छी तरीके से बने हुए थे। उस समय इन सारे सेक्टरों में जब पानी इकट्ठा हो जाता था, तालाबों में, नाडी में, तो यदि अकाल भी पड़ जाता था एक साल, तो इन सभी स्रोतों का जो जल है वो पीने में, पशुपालन में और कृषि क्रियाओं में प्रयोग करके उस अकाल की समस्या से आसानी से निपट सकते थे। लेकिन वर्तमान में ये सारे क्या हो गए? खराब हो गए, जर्जर हो गए। हमारे कान दुर्दशा ऐसी बर्बाद कर दी हमने उनकी, तो इन्हीं कारणों से आज जल की समस्या बढ़ती ही जा रही। अब अकाल क्या है? तो अकाल याद रखना सीधा, जब चारा, पानी व अनाज की कमी वर्षा व जल के कारण हो जाती है। जब किसी क्षेत्र में चारा, पानी और अनाज की कमी हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अकाल। अकाल तीन प्रकार के होते हैं। पहला तरंग काल, मतलब चारे का तरंग काल। दूसरा जल अकाल का मतलब जल की कमी, और अन्न काल या अनाज का काल, अकाल। अन्न, जल और तृण, अन्न, जल और तृण, इन तीनों के काल को जो मिलते हैं तो वो काल बनता है त्रिकाल। क्या बनता है बच्चों? त्रिकाल। आपको पता ही है राजस्थान में 56 अकाल पड़ा था, वो इसी में समय जल की, पानी की, जो जल है, अनाज है, चारे हैं, उन सब की क्या आ गई? समस्या उत्पन्न
हो गई थी। तो ये हमारे छपने अकाल की तरह ही है तथा परंतु इन जल स्रोतों को वर्तमान में उपयोगिता कम होने तथा पर्याप्त संरक्षण के अभाव में यह जर्जर स्थिति में और वर्तमान में हमारे जो परंपरागत जल स्रोत है साधन है जैसे कुएं है, बावड़ी है, नलकूप है, बेरी है, ये सब बच्चे क्या हो गए अपनी उपयोगिता में कम लिए जा रहे हैं, जिसके कारण इनकी स्थिति क्या हो गई बहुत ही गंभीर स्थिति या जर्जर स्थिति में आ गए हैं। आपको पता है जिस चीज का हम लगातार उपयोग करते हैं उसकी दशाएं बहुत उचित या अच्छी तरह से होती है, लेकिन जिन चीजों को हम प्रयोग करना छोड़ देते हैं तो उनकी दशाएं क्या हो जाती है जर्जर हो जाती है या खराब हो जाती है। आपको खुद को ही मालूम ही है। तो हमारे जो परंपरागत जल स्रोत के साधन थे जैसे कुएं है, बावड़ी है, नलकूप है, आज इनका उपयोग हमने क्या कर दिया कम कर दिया और कम करने के कारण इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। अब अगला बिंदु देखते हैं। वर्तमान में जल स्वावलंबन योजना के तहत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग का व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंधन करना है। देखो वर्तमान में जल स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थानीय जल स्तर की क्या करना है बचत करना है। पहला पॉइंट क्या है, स्थानीय जल स्तर है उसकी क्या करनी है बचत करनी है। दूसरा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना है कि जल का उपयोग हमें कहाँ कहाँ करेंगे, किस तरह करेंगे तो हम जल को बचा सकते हैं। तीसरा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित करना और वर्षा जल को क्या करना है इकट्ठा करना। यह तीन उद्देश्य से ही जल स्वावलंबन परियोजना का शुरुआत की गई। तो पहला उद्देश्य क्या था, स्थानीय जल स्तर की बचत करना, स्थानीय जल स्तर की क्या करना है बचत करना। दूसरा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना है और तीसरा वर्षा जल को इकट्ठा करना है। पहले है स्थानीय जल स्तर की बचत करने के लिए सबसे पहले अपन सिंचाई के लिए कौन सी विधि प्रयोग करो, हमारे विधि या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। सिंचाई के लिए कौन सी विधि प्रयोग करो, फुहारे विधि या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। यदि ये प्रयोग करेंगे तो जल की हम क्या कर सकते हैं बचत कर सकते हैं। फिर अपन बहुत सारे जो वाहन, कपड़े व बर्तन धोने के जल का प्रयोग हम बागवानी में करेंगे तो जल की क्या हो सकती है बचत हो सकती है। जल की क्या हो सकती है बच्चों बचत हो सकती है। वाहन है, कपड़े हैं धोने का या बर्तन धोने का जल हम बागवानी में प्रयोग करेंगे तो उससे जल की क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी। फिर अपन बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से हम जल की क्या कर सकते हैं बचत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बचत कर सकते हैं। और वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण के तहत हम बारिश का जो पानी है वो छतों का पानी अपने टांकों के अंदर और जो हमारे ओरण या आंगोर की जो भूमि है वहाँ का जो जल है वो टांका या तालाब या जोहर या कोई पुरानी बावड़ी उन सब में स्टोर करके उस जल से हम भूमिगत जल स्तर की तो वृद्धि करेंगे ही, साथ में बच्चों उस जल का उपयोग हम अन्य क्रियाओं में भी कर सकते हैं, पीने में कर सकते हैं, पशुपालन में कर सकते हैं, जिससे हमें अतिरिक्त जल की जरूरत नहीं होगी और इस जल से हम अपनी आवश्यकता की क्या कर सकते हैं पूर्ति कर सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट बिंदु, परंपरागत जल स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनः विकास करके उसका सिंचाई तथा अन्य कार्य में उपयोग लिया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल और भूजल को इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे कि भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। देखो बच्चों इस पॉइंट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि स्थानीय स्तर के जो परंपरागत जल स्रोत है उनका पुनः विकास किया जाए। पुनः विकास किया जाए किस किस का, तालाब है उनका, नाडी, जोहर, बेरी, बावड़िया,
इन सब का क्या किया जाए, पुनः विकास किया जाए। यदि गांव में टूटी हुई है या उनका कोई रूप खराब हुआ है, उनको सही किया जाए और उनके अंदर जो वर्षा का जल है जो व्यर्थ में बह रहा है उसको क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। फिर उस जल का उपयोग किसमें किया जाए, सिंचाई कार्यों में। किसमें किया जाए, सिंचाई कार्यों में। तो अब आपसे पूछ लिया सिंचाई क्या है, सिंचाई क्या है, तो सिंचाई की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो सिंपल सी है, वर्षा ऋतु के अतिरिक्त पौधों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना। वापस सुन लेना बच्चों, वर्षा ऋतु के अतिरिक्त पौधों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई। तो हम इन प्रकार के तालाब है, नाली है, जोर है, बेड़ी है, इनकी मरम्मत करवा दें और इसके अंदर वर्षा जल इकट्ठा करना शुरू करें तो उसका हम सिंचाई के लिए तथा और बहुत सारे पशुपालन के लिए या पीने के लिए उसका जल का हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही स्थानीय जल स्तर पर वर्षा जल और भूजल को इस प्रकार उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो। और वर्षा जल का इस तरह उपयोग, जैसे वर्षा जल को टांकों में स्टोर कर लो या भंडारण कर लो, या फिर तालाबों के जो जल भराव के बहाव के रास्ते थे जो बंद हो चुके हैं उनको साफ करवाओ और वहां से तालाबों को पानी के अंदर आने दो। ये सारी प्रक्रिया और भूजल स्तर जितनी आवश्यकता है उतना ही भूजल स्तर को निकाले, अनावश्यक रूप से भूजल का प्रयोग ना करें। तो हम फ्यूचर के अंदर स्थानीय स्तर पर जल की आवश्यकता है उपलब्ध हो सकता है। आपको मालूम ही है यदि खारा पानी है तो उसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, उद्योगों में कर सकते हैं और बागवानी में कर सकते हैं। यदि मीठा जल है तो उसका हम पीने में कर सकते हैं, पेय में कर सकते हैं, स्नान में कर सकते हैं, अन्य क्रियाओं में कर सकते हैं। तो जिस क्वालिटी का जल पाया जाता है उसी के अनुसार उसका यदि हम उपयोग करेंगे तो फ्यूचर के अंदर जो जल है वो कल भी प्राप्त होगा और हमारे जीवन का आधार भी रहेगा। तो बच्चों आपने देखा है कि जल हमारे जीवन का किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भाग है। जल नहीं होगा तो कृषि क्रियाएं नहीं कर सकते, जल नहीं होगा तो पशुपालन नहीं कर सकते, जल नहीं होगा तो हमारा जीवन का आधार नहीं है, जल नहीं होगा तो वनस्पति नहीं होगी। तो हर दिशाओं में देखा जाए जल हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण भाग है, चाहे वो प्रकृति के लिए हो चाहे वो हमारे लिए हो, जल अति आवश्यक है। आपको पता ही है बच्चों, हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। और जल संरक्षण के लिए बच्चों को, लोगों को जागरूक किया जाता है कि जल हमारे जीवन का किस प्रकार महत्वपूर्ण अंग है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम बच्चों राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना उसका विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।